स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। जी हाँ मित्रों, लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज और वह है जितने भी राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, जहाँ पर भी हिंदी से संबंधित कोई परीक्षा आयोजित की गई है उन सभी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की है। मैं लेकर आई हूँ उसकी पहली क्लास। जी हाँ मित्र, बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। यदि आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जितने भी स्टेट हैं उन सभी में अब तक जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं टीजीटी पीजीटी की, या फिर जिसमें भी हिंदी का प्रश्न आता है, वो सारे क्वेश्चन यदि आपको हम सॉल्व करवा देते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन ही आपको नहीं पढ़ने हैं, उससे संबंधित जितने और प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में भी हम व्याख्या करेंगे। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आपके लिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ईएमआरएस की बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर। आप उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल पर अवश्य पधारें। आप देखिए करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जो कि आप ईएमआरएस में अपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है उसके लिए, आप यूपी पेट के लिए, यूपी पुलिस के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उन सभी के लिए आर जिन भी परीक्षा में आपकी हिंदी आती है उसकी क्लास तो आप हमारे साथ देखेंगे। इसके अलावा आपके अन्य विषयों की तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है बहुत ही जोरदार तरीके से। तो आप अवश्य जुड़े हमारे चैनल के साथ। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस पीडीएफ को, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे आप टेलीग्राम में, वहाँ पर सर्च करेंगे स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77, उसमें आप ऐड हो जाइए हमारे ग्रुप पे। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो हमने हिंदी से संबंधित एक श्रृंखला चला रखी है जो कि आल स्टेट के एग्जाम जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, परीक्षा आयोजित हो चुकी, उन सभी के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से आप पढ़िएगा। जब आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए क्लास। चाहे ईएमआरएस की टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे छत्तीसगढ़ टीजीटी पीजीटी हो, चाहे राजस्थान का हो, जो भी हो, परीक्षाओं के नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन आपको यदि हिंदी विषय का शिक्षक बनना है तो उसके लिए आपको हिंदी पढ़ना होगा। उसमें आपका जो साहित्य है वह भी वही रहेगा, व्याकरण है जो वह भी रहेगा, बदलता कुछ नहीं है। हाँ, यदि आप अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कुछ जो स्टेट के जो फेमस राइटर होते हैं उनको ज़्यादा ऐड कर दिया जाता है, सिर्फ इतना ही होता है। बाकी आपका वही पाठ्यक्रम रहता है, सब कुछ आपको सब कुछ वही पढ़ना रहता है। तो आप ज़रूर पढ़ें, इन सारे पुराने क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करिए और इस पर अपने एक कमांड बनाइए कि हाँ हम ये भी सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे हम इतना अच्छे से आपको इसका रेफरेंस बताएंगे कि आपके कम से कम प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये पहला प्रश्न, ये जो हमने लिया है ओल्ड पेपर, एक आपका डी ट्रिपल एस बी का है। जी हाँ मित्रों, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का है, 2015 का है। तो आप इसमें देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं स्वयं से, और कितने हमारी व्याख्या से आपको कितने सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मित्रों 15 ही क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आप देखेंगे कम से कम आपको 100 से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, तो मज़ा आ जाएगा आपको। देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च उपाधि कौन सा है? तो आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। क्या ज्ञानपीठ है, साहित्य रत्न है, साहित्य वाचस्पति, या फिर पद्म विभूषण है? एक एक करके हम सारे सम्मानों के बारे में जानेंगे कि कौन सा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। जैसे आप देखिए ज्ञानपीठ है, ज्ञानपीठ की जो शुरुआत है वो की गई थी 1968 में, यानी 1968 में मिला था हमारे हिंदी साहित्य में। किसको मिला था? चिदम्बरा नामक रचना पर मिला था आपको, सुमित्रा नंदन पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत को मिला था किस पर? चिदम्बरा पर 1968 में। उसके बाद दिया गया 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को, जिन्हें आप दिनकर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, यह उनका उपनाम रहा है, इसी नाम से इनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। दिनकर को किस रचना पर मिला था? उर्वशी पर मिला था। देखेंगे आप, उर्वशी पर मिला था। मित्रों प्रारंभ में यह लेखक की किसी एक विशेष रचना पर दिया जाता था, लेकिन 1984 के बाद से यह पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्य के योगदान पर दिया जाने लगा। यानी पूरे जीवन काल में उन्होंने कितने रचनाएं लिखी हैं और उसमें उनका कितना इम्पोर्टेंस है, उसके आधार पर यह पुरस्कार उन्हें दिया जाने लगा। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है आपका, सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अब देखेंगे आप साहित्य रत्न पुरस्कार क्या है। तो मित्रों साहित्य रत्न जो पुरस्कार है वह हिंदी साहित्य को समर्पित साहित्य रत्न समूह का एक उपक्रम है। किसका है? साहित्य रत्न समूह। और यह करता क्या है? एक आप समझिए ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन साहित्य को ऐसे लोगों तक ऑनलाइन उपलब्ध कराना है जो इससे गहरा लगाव रखते हैं। यानी कि
यह आप देखेंगे कि साहित्य रत्न समूह का एक उपक्रम है। पूर्णतः साहित्य से संबद्ध इस मंच का उद्देश्य क्या है? हिंदी कविता और साहित्य को ऐसे लोगों तक ऑनलाइन यानी कविताएं यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्च करेंगे साहित्य रत्न, तो वहाँ पर आप को देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर लिखेगा आप अपनी रचनाओं को भेजिए और हमसे जुड़िए। तो यदि आप भी कविता लेखन का कार्य करते हैं, कहानी लिखते हैं, कुछ करते हैं, आप इसके चैनल माध्यम से जुड़िए। जो लोग आपके जैसे हैं वो अभी इसे पसंद करते हैं, देखते हैं कविताओं को या कहानियों को पढ़ते और सुनते हैं। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, बहुत ही अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। फिर देखिए आप साहित्य वाचस्पति। साहित्य वाचस्पति क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, थोड़ा सा ही जानेंगे, सब कुछ जानेंगे थोड़ा थोड़ा सारे। यह जो दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है, आप जानते हैं के बिड़ला फाउंडेशन, इसका नाम आप याद कर लीजिए। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक को प्रदान किया जाता है। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आई कि यह संस्कृत में दिया जाता है, हिंदी में नहीं दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1992 में की गई। अब आपसे पूछेगा पुरस्कार जो स्वरूप राशि है वह कितनी है? तो 1 लाख रुपए है। स्पष्ट हुआ आपको? यह हो गया आपको साहित्य वाचस्पति। देखिए वाचस्पति आपको ऐसा नहीं लग रहा कि संस्कृत का शब्द है कोई, तो संस्कृत का शब्द होने के कारण आप समझ लीजिएगा कि यह पुरस्कार जो है वो संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है। अब आप देखेंगे पद्म विभूषण जो सम्मान होता है वह किसको दिया जाता है? पद्म विभूषण भारत सरकार का जो दूसरा उच्च सम्मान है। पहला तो आपका भारत रत्न हो जाता है और यह दूसरा उच्च सम्मान है पद्म विभूषण। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो होते हैं आपके गैर सैनिक लोग, जो देश के लिए असैनिक, मतलब जो गैर सैनिक मतलब असैनिक मतलब जो सैनिक नहीं है, सेवा क्षेत्र में हैं, आपके आर्मी या आप सोचो फोर्स, इन सब क्षेत्रों में नहीं हैं, उनको जो है देश के विकास में जो बहुमूल्य योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी। अभी ये किसको दी गई थी? तो आप ये आपके जो जनरल शेखर बिपिन रावत जी थे उनको दिया गया था मरणोपरांत, और मुलायम सिंह यादव को दिया गया था, किसी एक और व्यक्ति को भी दिया गया। तो आप ये समझिए कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला यह दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। पहला आपका हो जाता है भारत रत्न, दूसरा हो जाता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, पद्म, ये सब अवार्ड दिए जाते हैं, आप टीवी पर देखते होंगे। तो मित्रों इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आप अभी तक समझ पाए कि नहीं, तो हम आपको बताते चले। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपको वहाँ पर हम दिखाते हैं आंसर वाली पीपीटी में, आपको उसको अच्छे तरीके से जान पाएंगे। टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। साहित्य वाचस्पति यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा जो सर्वोच्च उपाधि सम्मान दिया जाता है वह साहित्य वाचस्पति की है ना। आगे बढ़ेंगे हम। आगे आपसे पूछा जा रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, यह कृति किसकी है? हिंदी साहित्य का ऐसा कोई विरला ही विद्यार्थी होगा जो इस रचना को ना जानता हो कि यह किसकी है। क्या भूलूं क्या याद करूं। चलिए एक एक करके पहले हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं पधारे हैं, तो इनका भी कुछ आदर सत्कार कर लेते हैं। ये सबसे पहला कि महादेवी वर्मा जी को देखते हैं। महादेवी वर्मा जो कि मैं नीर भरी दुख की बदली, इनकी प्रसिद्ध कविता पंक्ति रही है जो प्रथम दृष्टया मुझे याद आ जाती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो वो उसकी लेखिका रही हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा था निहार, बहुत सारी रचना लिखा था इन्होंने। देखिए जितनी हमको याद आती है सब आपको बताते चलते हैं हम। निहार को लिखा था इन्होंने 1930 में, तत्पश्चात लिखा रश्मि 1932 में। निहार 1930, रश्मि 1932। मैं रचनाओं का सन लिख देती हूँ और रचनाओं का नाम आपको बता देती हूँ। रश्मि 1932, फिर नीरजा को लिख दिया उन्होंने 1935 में। देखते जाइए आप। सबसे पहले क्या लिखा था उन्होंने? निहार, फिर रश्मि, फिर नीरजा। उसके बाद उन लोग का सांध्य गीत, और सांध्य गीत को कब लिखा था? 1936 में लिख दिया था। यामा जो इनकी रचनाओं का संकलन हुआ 1940 में यह प्रकाश में आई। दीपशिखा 1942। दीपशिखा के पश्चात आ जाते हैं आपके सप्तपड़ा जो कि 1960 में। और हाँ मित्रों आप याद रखें कि इनको यामा जो संकलन है इनका, यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और महादेवी वर्मा जी जो थी वो बौद्ध धर्म से प्रभावित रही हैं। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे किसके बारे में? आपके जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी का जो उपनाम है वह प्रसाद ही, अधिकतर आप प्रसाद के नाम से ही इन्हें जानते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। तो ये प्रसाद जी ने क्या लिखा? ध्रुव स्वामी लिखा था ना, ध्रुव स्वामी, आकाशदीप,
उसके अलावा आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सारे जो उनके विशेष तौर पर ये नाटककार रहे हैं, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अब आप देखें कि उसके अलावा भी इन्होंने क्या लिखा था। जयशंकर प्रसाद ने लिखा था उर्वशी लिखा था। कब लिखा था? 1909 में लिख दिया था। उर्वशी पर भी उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है। और भी हमने आपको देखिए, उर्वशी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की रचना, जिस पर पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ, और जयशंकर प्रसाद और दिनकर दोनों ने ही लिखा था उर्वशी। तो उर्वशी जो आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, उस पर उन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और एक उर्वशी जो है वह आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा भी लिखी गई है, जो लिखी गई थी 1909 में। विशेष तौर पर आप याद रखिए, दोनों ही मैच करते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि उर्वशी दिनकर ने भी लिखा है और जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, दोनों ने लिखा इसी नाम से। वन मिलन भी इन्होंने लिख दिया था, 1909 में लिखा था। वन मिलन को भी हम यहाँ पर रचनाओं के सन को लिख रहे हैं, आप ध्यान से सुनते रहिए कि कौन सी रचना का कब सा बताया जा रहा है। प्रेम राज्य भी लिखा गया था 1909 में। कब लिखा गया था? यानी यदि आप देखें क्रम इनका देखें तो उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य भी 1909 हो जाता है। जबकि अयोध्या का उद्धार जो है वह 1910 में हो जाएगा। अयोध्या का उद्धार कब होगा? 1910 में। सो कुछ श्वास भी लिख देंगे 1910 में। तत्पश्चात ये क्या लिखते हैं? बभ्रुवाहन 1911 में लिख देते हैं। बभ्रुवाहन कब? 1911 में। फिर जाकर के लिखते हैं कानन कुसुम 1913 में। कानन कुसुम क्या होता है? कानन कुसुम 1913। प्रेम पथिक लिख देते हैं 1914 में। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी, अमूल्य थी ये सब हमारे। महाराणा का महत्व लिखते हैं इन्होंने, कब लिखा है? 1914 में। तो ये सारी जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की, कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछी ही गई हैं। आप प्रश्नों का जो प्रारूप है देख ही रहे होंगे कि DSSB का सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर हमने उठाया हुआ है। टोटल उसमें जितने प्रश्न थे उसमें हमने सिर्फ 15 प्रश्नों को लिया। और देखिए, आप इसकी व्याख्या को देखिए, शानदार तरीके से समझिए। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब देखिए अज्ञेय देखिए, सबसे पहले आप समझिए, अज्ञेय इनका पूरा नाम नहीं, बल्कि अज्ञेय इनका क्या था? शॉर्ट नेम था, उपनाम था, उपाधि थी। और उनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा नाम। जितना ही बड़ा नाम उतना ही बड़ा काम। तो आप देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा था। भग्नदूत लिख दिया था 1933 में। 1933 में लिख दिया भग्नदूत। तत्पश्चात इन्होंने लिखा चिंता। चिंता 1942 में लिख दिया था। कब लिखा? 1942 में लिखा इन्होंने चिंता। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये लिखा था इन्होंने 1957 में। उसके बाद इनकी और रचनाएं हैं क्या क्या हैं, तो भाई देखिए इतलम है। इतलम लिखा था 1946 में। 1946 में हरी घास पर क्षण भर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये। 1949 में दिया था इन्होंने हरी घास पर क्षण भर को। तत्पश्चात देखिए एक से एक लिखते जाते हैं। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी वो लोग इतना सारा जो दायित्व होता है आमतौर पर लोगों के जीवन में, वो सारे दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी इतनी सारी रचनाएं लोगों ने लिख डाली हैं, ये थोड़ा सा काल्पनिक प्रतीत होती है ना, लेकिन नहीं, सब वास्तविक है। इन्होंने लिखा इतने। उसके अलावा उन्होंने क्या लिखा था? बावरा अहेरी लिखा था 1954 में। बावरा अहेरी 1954 में लिख दिया था। और क्या लिखा था? कितनी नावों में कितनी बार 1967 में लिखा था। पूर्वा लिखा था। ये सारी रचनाएं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। उसके अलावा यदि आपने पढ़ा होगा तो BA के पाठ्यक्रम में था कालगी बाजरे की, है ना। ये सारी रचना आपके किसकी हैं? अज्ञेय जी की। अब हम बढ़ेंगे, जो इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे आपके हरिवंश राय बच्चन जी की तरफ। इस प्रश्न का जवाब सही है आपका क्या? हरिवंश राय बच्चन। यानी क्या भूलूं क्या याद करूं कि जो लेखक है वह हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और यह इनकी आत्मकथा है। इन्होंने 4 भागों में अपनी आत्मकथा को लिखा है। क्या क्या लिखा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, यह भी इनकी आत्मकथा है। बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर उसके बाद क्या लिखा इन्होंने? 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। मित्रों ये तो 4 इनकी आत्मकथाएं हो गई हैं 4 भागों में। उसके अलावा भी इन्होंने लिखा है मधुशाला, मधुकलश, निशानी मंत्रण, शांत। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तो आप और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहा है इनके विषय में, आप देखिए कि ये हालावाद के जनक माने जाते हैं। हालावाद किसके जनक माने जाते हैं? हालावाद के जनक माने जाते हैं। और आप जानते हैं कि ये हमारे जो सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, उनके पिताश्री थे हरिवंश राय बच्चन जी। तो उन्होंने ये सारी रचनाएं लिखी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक कवि रहे हैं। आप इनके बारे में अवश्य ही जानें और आगे बढ़ें।
यानी आप इसके आंसर को तो आप जान लिए ना, समझ लिए। अब आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हुए आप आगे बढ़ चलिए। अभी और भी सारे प्रश्न हैं जो आपको देखने हैं, उनकी व्याख्या को अच्छे तरीके से समझना और पढ़ना है। ये देखिए, जायसी, जायसी जिनका कि उपनाम था, पूरा नाम क्या था इनका? मलिक मोहम्मद जायसी। यह भी आपसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो है यह पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। अब आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो जायसी जी थे वो किसके शासन काल में थे, यानी किस शासक के का जो टाइम पीरियड चल रहा था उसमें जायसी जी मौजूद हुआ करते थे। मित्रों, जायसी जी जो थे वो जायस नामक स्थान से बिलोंग होने के कारण इन्हें जायसी कहा जाता है। इन्होंने खुद ही कहा गया है, जायस नगर मोर स्थानु जहाँ आए कवि कीन बखानु। तो ऐसे थे हमारे जायसी जी, और ये शेर शाह जो आपके थे उनके समकालीन थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेर शाह के समकालीन थे। ये देखिए, शेर शाह के समकालीन थे। मित्रों, इनके रचनाओं के बारे में हम देखिए तो इन्होंने क्या क्या लिखा? पद्मावत, अखरावत, तो लिखते रहते हैं। अब बहुत सारी रचनाएं हैं, कितना हम लिखेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं तक पहुंचा दें। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। मित्रों, आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ढंग से, आप अच्छे सपोर्ट करिए उसको, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों तक शेयर कीजिए। इनकी जो रचनाओं में हमने बताया भी, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत, इतने हैं। लेकिन आपके जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने सिर्फ 3 को ही माना है। पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम को माना, 3 को ही माना है, बाकी और सबको प्रमाणिक नहीं माना है। अब आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो पद्मावत है। पद्मावत आप समझिए इतना पीछे पड़ता है कि ये 12th से लेकर पूरा पोस्ट ग्रेजुएट तक रहता ही है किसी न किसी रूप में, कि कहीं पर जैसे मैं जब पढ़ रही थी 12th में, तो हमारे यहाँ 12th में था नागमती वियोग खंड, फिर ग्रेजुएशन में आ जाता है मानसरोवर खंड। उसके बाद आप देखेंगे एमए के सिलेबस में पूरा दिया, मतलब ये आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। तो पद्मावत इतना प्रसिद्ध था इनका, जायसी जी का। अब आप देखें पद्मावत की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। पद्मावत में क्या थे? 57 खंड थे, 57 खंड, टोटल खंड की बात कर रहे हैं हम। और इसका जो पद्मावत का नागमती वियोग खंड जो है उसे हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा जाता है। अब पद्मावत के प्रतीक जो हैं बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम प्रतीकों को जान लेंगे कि जो जैसे आपको पता है कि ईलोक के माध्यम से परलोक के बारे में बताया गया है, यह सूफी संतों की विशेषता रही। यहाँ पर जो राजा रत्नसेन थे, राजा रत्नसेन को माना गया है कि वह आत्मा के प्रतीक हैं। वो निकल जाते हैं ना पद्मिनी की खोज में। राजा रत्नसेन जो है वो किसके प्रतीक हैं? आत्मा के प्रतीक हैं, आत्मा यानी कि मन के प्रतीक हैं। और सिंघलदीप जो है वो हृदय का प्रतीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, हो सके तो आप नोट कर लीजिए। सिंघल दीप जिसे कहा गया हृदय का प्रतीक है। पद्मावती जो है वो श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, जिसे आप परमात्मा कह सकते हैं, वो परमात्मा का प्रतीक है। यानी परमात्मा को प्राप्त करने के जिस प्रकार से व्यक्ति को इतना संघर्ष करना पड़ता है, उतना ही संघर्ष राजा रत्नसेन ने किया था पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। सुआ यानी जिसे तोता कहेंगे, जो तोता था, हीरामन नामक तोता था, आपने यदि पद्मावत को पढ़ा होगा तो वह गुरु था। गुरु सुआ जे पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, ऐसा कहा है उन्होंने। और नागमती को दुनिया धंधा, नागमती या दुनिया धंधा, ये उनके पंक्तियों में भी देखने को मिल जाता है। नागमती को दुनिया धंधा यानी कि सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। किसका? मित्रों, सांसारिक जो बुद्धि है उसका प्रतीक माना गया है नागमती को। क्योंकि देखिए, जब आप राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, जो उनकी पत्नी थी नागमती, वह उनके वियोग में पूरे जितने भी महीने किस तरह से किस हालात में रहती हैं, आषाढ़ मास से शुरुआत होकर के यह चलती रहती है प्रक्रिया पूरे साल भर। यह प्रश्न परीक्षा में बन चुका है कि नागमती वियोग वर्णन का जो महीना है, किस महीने से उनके वियोग की शुरुआत होती है, तो आषाढ़ मास से। किस दिन? चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, यहाँ से पंक्ति की शुरुआत होती है। यहाँ पे परीक्षा में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, आप ध्यान सुनने चलिए। तो नागमती जो है वो दुनिया धंधा यानी संसारिक बुद्धि का प्रतीक हो गई। एक राघव चेतन था, वो क्या था? शैतान था। राघव चेतन शैतान, वही तो शैतानी किया था जो अलाउद्दीन सुल्तान के पास जाके बताया था ना। और अलाउद्दीन जो था वो माया का प्रतीक था। तो ये सारे जो प्रतीक है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इसे याद कर लें। और अब आपका जो जवाब है आपको मिल गया होगा कि यहाँ पर ये जो हैं आपके कौन, जायसी जी, ये किसके समकालीन थे? शेरशाह के समकालीन थे। अब मित्रों, अकबर, शिवाजी और अशोक महान, इन सब के बारे में तो हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये है इतिहास का और हम हैं साहित्य के, तो हम आपको साहित्य पढ़ा रहे। इतिहास यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए, वहाँ पर आपको सर के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इतिहास को व्याख्यायित किया जाता है। आप चाहे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चाहें,
मिडुअल हिस्ट्री पढ़ना चाहे या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहे, यानी नेशनल मूवमेंट आप देखिए इतना बढ़िया पढ़ाया गया। तो जितना भी इतिहास है करंट अफेयर तक का वो सारा कोर्स आपके लिए लेकर के उपलब्ध हैं। आप एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न यानी करंट अफेयर, जीके, जीएस जो भी है आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इतिहास के शानदार क्लासेस को देखने के लिए आप आ जाइए हमारे चैनल पर। तो आपको अकबर, शिवाजी और अशोक सबके बारे में पता चल जाएगा कौन क्या थे और क्या करते थे। हम तो भाई साहित्य वाले हैं तो अपने साहित्य के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। चलिए आप बताइए, अनुकरण सिद्धांत किसका पश्चिमी सिद्धांत है? पहले प्रश्न का जवाब आपको आयोग ने दे दिया, DPSB ने दे दिया कि पश्चिमी सिद्धांत है, यानी पाश्चात्य के जो आपके विचारक हैं उनका सिद्धांत है, पश्चिमी सिद्धांत है। तो ये सारे आपके पाश्चात्य के विचारक दिए गए हैं, अरस्तु, प्लेटो, कार्ल मार्क्स और लोनजाइनस। इनमें तो जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा अरस्तु, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। अब देखिए अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु के बारे में भी जानना हमारा एक नैतिक दायित्व बन जाता है, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है कि अगला क्वेश्चन बन जाए अरस्तु के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था वो 384 ईसा पूर्व से लेकर के 322 का टाइम पीरियड रहा है इनके जीवन काल का। और कहाँ हुआ था? तो यह ईसा पूर्व में हुआ था मित्रों, है ना, ईसा पूर्व, ध्यान रखेगा उसको। मकदूनिया में हुआ था। ये प्लेटो के शिष्य एवं सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या बताइए 400 बताई गई। मुझे तो ये पढ़कर ही बहुत आश्चर्य होता है कि 400 ग्रंथ इन्होंने लिखे कैसे, जबकि आप इनका जीवन काल ही बहुत ज़्यादा नहीं रहा। 400 ग्रंथों को इन्होंने लिखा। उसकी में से जो सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं वह 3 ही हैं। अब प्रमुख जो 3 हैं हम उन्हीं को जान लेते हैं, बाकी 400 से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गिनती के लिए याद कर लेते हैं। पहला क्या है? पेरी पोई, चलो लिखते हैं। ये क्या है, इनका रचनाएं क्या है? पेरी, पहले पेरो, देखो पेरी, उसके बाद पोई ए ती केस, क्या है? ये है रचना का नाम, पेरी पोई एतिकेस। यह इनकी पहली रचना का नाम है जो काव्य शास्त्र पर लिखा गया है। उसके अलावा तेखनेस रितोरिकेस, देखने या आप इसे लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन एग्जामिनर का मूड है पूछ सकता है। ज़्यादातर तो यही पहला वाला पूछा जाता है, लेकिन आप तीनों को याद कर लीजिए। तेखतेस रितोरिकेस यह भाषा शास्त्र है। और एक उनका और लिखा गया वशीयत नामा। वशीयत नामा के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। वशीयत नामा जो है कोई इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है। यानी अरस्तु और ये जो की रचनाएं, इनकी रचनाएं थी अरस्तु की, इसके बाद इन्होंने ऐसा हुआ कि इन्होंने सारे दासों को मुक्त करने का ऐलान कर दिया था। तो अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते थे। उनका मानना था कि बिना छंद के भी कविता हो सकती है, तो छंद कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इनके अनुसार। अरस्तु ने जो काव्य के भेद थे, काव्य के 2 दोष हैं, देखिए आप काव्य दोष पढ़ते हैं, काव्य के गुण, काव्य के दोष, उसके 5 आधार माने। कितने आधार माने मित्रों? 5 आधार माने। पहला क्या माना इन्होंने? असंभव वर्णन को मान लिया। जो वर्णन असंभव, ऐसा वर्णन, असंभव वर्णन। तत्पश्चात माना इन्होंने अयुक्त वर्णन। असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, इसको आप याद रखिए, परीक्षा में इससे प्रश्न बन सकता है। अनैतिक वर्णन, देखिए नैतिकता और अनैतिकता का ख्याल भी लोगों में बिल्कुल होना चाहिए। अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, शिल्पगत दोष। अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता की घोषणा की। मित्रों ये आपके अरस्तु जी थे, इनके बारे में हमने इतनी जानकारी आपको दी। तो आपको कैसी लग रही है हमारी क्लास, हमारी मेहनत? आपको समझ में आ रही होगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और ऑप्शन नंबर ए पर टिक करते हुए फटाफट से आगे बढ़ चलिए, अगले क्वेश्चन पर आप आ जाइए। ये देखिए आपको दिख रहा है, इतनी शानदार सी प्यारी सी PDF को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल पर आना होगा। चलिए चैनल पर आइए और PDF को ले जाइए मुफ्त में। चलिए आप बताइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें कि आप द्विवेदी के नाम से भी जानते हैं। वैसे द्विवेदी में 2 द्विवेदी बहुत प्रसिद्ध हैं, दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, जिनका जीवन काल 1907 रहा है। हाँ 1907 रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का क्या नाम था? क्या इनका नाम वैद्यनाथ प्रसाद था, वैद्यनाथ दुबे था, वैद्यनाथ द्विवेदी था, वैद्य विनोद द्विवेदी था? देखिए मित्रों ये DSSB ने इस पेपर को बनाया है। ऑप्शन भी मैंने अपने मन से नहीं दिया है आपको। अब आप सोचिए कितना कंफ्यूज कर रहे थे। आपने वैद्यनाथ याद रखा होगा, तो इन्होंने किस तरीके से कंफ्यूज कर दिया है कि 4 के चारों ऑप्शन इस प्रकार से दे दिए हैं कि आप परीक्षा के माहौल से डर जाएँ और गलत जवाब देकर चलाएँ। तो आप कन्फर्म हो जाइए कि वैद्यनाथ दुबे
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब हम जानेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो इनका जन्म जो हुआ था वह 19 अगस्त को हुआ था और 1907 में हुआ था। 19 अगस्त 1907 में हो जाता है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। बलिया में हुआ था। उनकी मृत्यु हो जाती है 19 मई 1979 को दिल्ली में। इनकी माता का नाम जो था वो ज्योतिषमती था। देखिए ज्योतिषमती कितना बढ़िया नाम है, आज के ज़माने में भी बहुत कम मिलता है देखने को। वैसे तो बहुत अच्छा नाम लगा मुझे ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की माता जी का जो नाम था ज्योतिषमती। आप इस नाम को भी याद रखें। अभी पिछली बार परीक्षा में गुरु नानक देव की माता जी का नाम पूछा गया था और किसी के माता का, तो ऐसे समझ लेगा प्रसिद्ध लेखकों की माता जी का नाम पूछा था परीक्षा में, तो आप याद रखें इसे। और पिता कौन थे इनके? पिता इनके अनमोल थे, यानी पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। और ये जो आपके द्विवेदी जी थे यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये प्रमुखतः ललित निबंधकार एवं मर्मज्ञ आलोचक के रूप में प्रख्यात हैं। इनकी रचनाएं चलिए देख लेते हैं हम। रचनाएं कौन कौन सी उन्होंने लिखी थी? रचनाएं उन्होंने लिखी थी आलोक पर्व। आलोक पर्व, उसके अलावा नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको आपने पढ़ा ही होगा, इसको बताने ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नेट JRF के पाठ्यक्रम में भी है ये। तो आलोक पर्व, फिर हिंदी साहित्य, अशोक के फूल, उपन्यास लिखा था इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, निबंध संग्राम इन्होंने लिख दिया था, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। और संपादन उन्होंने किसका किसका किया था मित्रों? विश्व भारती, अभिनव भारतीय ग्रंथमाला पुस्तकें, कबीर, मध्यकालीन धर्म साधना, नाथ संप्रदाय सम्मान व पुरस्कार। देखेंगे क्या क्या मिल गया था? सम्मान पुरस्कार हम देखेंगे तो इनको मिला था कब मित्रों? 1957 में मिल गया था पद्म भूषण पुरस्कार। 1957 पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया था 1973 में। और किसके लिए दिया गया था मित्रों? तो आलोक पर्व नामक उनका जो कृति है उसके लिए इनको दिया गया था आलोक पर्व को, अभी मैंने आपको बताया था। तो इन सारी रचनाओं पर उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सन को भी याद रखें और रचना को भी याद रखें। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैद्यनाथ दुबे जो था उनके बचपन का नाम था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम था वैद्यनाथ दुबे। आगे बढ़े आप। हिंदी साहित्य का बापू किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, एक बापू तो आप जानते हैं जो महात्मा गांधी जी थे उनको बापू कहते थे लोग। महात्मा गांधी तो हैं, वो बापू हैं ही, लेकिन यहाँ हिंदी साहित्य के बापू किसे कहा जाता था? तो आप देखें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। महात्मा गांधी इसलिए दे दिया गया है कि प्रथम दृष्टया बच्चे को लगे कि अरे भाई गांधी जी को तो बापू कहा जाता था, इसलिए वो गलत कर दे। लेकिन आप ध्यान दें कि यहाँ पर हिंदी साहित्य का बापू लगा दिया गया, यानी महात्मा गांधी। इस प्रश्न के जवाब नहीं हो जाएंगे। तो अगला कौन कौन हो जाएगा? अवैध विनोद द्विवेदी, ये भी कन्फ्यूज किया आपको, यानी सिया राम सरल गुप्त और मैथिली सरल गुप्त में से आपको बताना है कौन थे। मित्रों आपको स्पष्ट करते चलें कि जो सिया राम सरल गुप्त थे और मैथिली सरल गुप्त थे, दोनों लोग भाई भाई थे। अब इसमें बड़े कौन थे? इसमें बड़े थे आपके मैथिली सरल गुप्त जी और सिया राम सरल गुप्त जी जो थे वो छोटे थे। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1895 में हुआ था। कब हुआ था? 4 सितंबर 1895 में। और मृत्यु इनकी हो जाती है 29 मार्च 1963 में। मैथिली सरल गुप्त के छोटे भाई थे, हमने आपको बता ही दिया था। और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें करुणा, सत्य, अहिंसा की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है, जिसे कारण बापू कहा जाता है। यानी महात्मा गांधी से इनके गुणों की तुलना की जाती है तो गुण इनके मेल खाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के जो है वह बापू हैं। इनके जो रचनाएं हैं उनमें उनके विचारों की प्रमुखता दिखाई देती है। अब रचनाएं देखें कौन कौन से उन्होंने लिखा था। मौर्य विजय। अब लिखा मौर्य विजय कब लिखा था? 1914 में लिख दिया था इन्होंने, मौर्य विजय 1914 में लिख दिया। तत्पश्चात इन्होंने लिखा था अनाथ 1917 में। किसको लिखा था मित्रों? अनाथ को लिखा था 1917 में। आप प्रत्येक रचनाओं के सन को याद रखें, रचनाओं को भी याद रखें। दूरवा दल लिखा था 1924 में, ये देखें आप, दूरवा दल 1924 में। विषाद 1925, विषाद के अलावा उन्होंने लिखा था आर्द्रा 1927 में। आत्मोत्सर्ग लिखा 1931 में। मृणमयी 1936 में। और बापू, बापू इनका उपनाम भी था, बापू नाम उनकी रचना भी थी। बापू इन्होंने लिखा था 1937 में। उन्मुक्त लिख दिया 1940 में। दैनिकी नामक एक रचना है, उसे लिखा था इन्होंने 1942 में। नकुल लिखा 1946 में। ये सारी रचनाएं इनकी हैं आपके सिया राम सरल गुप्त जी की। अब हम देखेंगे मैथिली सरल गुप्त जी के बारे में, क्योंकि इनके भाई थे, बड़े भाई थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना हमारा जो है नैतिक दायित्व बन जाता है। हम देखेंगे अब इनका जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 में। मित्रों
आप देखें कि सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ है और उसके बाद लगभग 9 वर्षों बाद सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म हुआ है। यानी 1895 में सियाराम शरण गुप्त और 1886 में जन्मे थे मैथिली शरण गुप्त जी। अब कहाँ हुआ इनका जन्म? मित्रों, इनका जन्म हो गया था झांसी के चिरगांव में और मृत्यु इनकी जाती है 12 दिसंबर 1946 में। 12 दिसंबर 1946 में उनकी मृत्यु जाती है। शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है, जबकि मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। यानी उन्होंने ऐसा कहा कि मैं सिर्फ कौटुंब मतलब होता है परिवार, यानी केवल एक पारिवारिक कवि, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। तो यह बड़े लोग की विशेषता रही है, खुद को कुछ स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि अन्य लोग उन्हें ज़्यादा कुछ मानते हैं। भारत भारती लिखने पर गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और इनकी रचनाएं यदि हम देखें तो देखिए, इनकी रचनाएं जो सर्वप्रथम मुझे याद आती हैं, रंग में भंग। रंग में भंग इन्होंने ले दिया था 1909 में ले दिया था। तत्पश्चात इन्होंने लिखा जयद्रथ वध 1910 में। ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखें इसको। किसान को लिखा था 1917 में। यानी सबसे पहले क्या लिखा है? रंग में भंग, फिर लिख दिया जयद्रथ वध 1910, किसान 1917 में। विकट भट्ट 1929 में लिखा। गुरुकुल 1929 में। साकेत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये है साकेत को लिखा था इन्होंने 1931 में। साकेत वही जिसमें उर्मिला के बारे में वर्णन किया गया। भारत भारती को लिखा 1912 में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इनके बारे में आप पढ़िए। आप कभी मौका मिले तो आप साहित्य को भी पढ़िए। झंकार 1929, यशोधरा 1932 में, यशोधरा इंपॉर्टेंट है। द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, पंचवटी 1925, हिंदू 1927 और 45 भी लिखा। मित्रों, इन सारी रचनाओं का सन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न में आपसे जो है क्या करेगा, प्रश्न को कठिन बनाने के लिए रचनाओं को क्रमतः सजाने के रूप में पूछेगा, जैसे कि आपका नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। अब आप देखेंगे हाल ही में जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें सबने 2-4 क्वेश्चन इस तरह से दे दिए जाते हैं। यदि आप सन को नहीं याद रखेंगे, रचनाएं आपको याद है कि किसकी रचनाएं हैं, लेकिन सन आपने नहीं याद किया है तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता था सियाराम शरण गुप्त जी को, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के भाई थे। आगे बढ़िए और अब आप हमें बताइए, आलोचना पत्रिका जो थी वो कहाँ से संपादित होती थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। लखनऊ, ये देखिए लखनऊ, दिल्ली, मिर्जापुर और मुंबई, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप देखें कि ये सारी पत्रिकाएं जो है, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि पत्रिका, आलोचना पत्रिका के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि आलोचना पत्रिका से प्रश्न पूछा गया है। इसके संपादक जो थे वो अरुण कमल जी थे। कौन थे मित्रों? अरुण कमल जी थे। और यह पत्रिका जो आपकी त्रैमासिक थी, यानी 3 महीने में एक बार निकला करती थी, दिल्ली से निकला करती थी। उसके अलावा और एक महत्वपूर्ण पत्रिका के बारे में बता देते हैं, कुछ पत्रिकाओं के बारे में। तद्भव, देखिए तद्भव भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तद्भव के संपादक कौन है? तो मित्रों इसके संपादक जो है वो अखिलेश हैं। अखिलेश का नाम आप याद रखें। यह भी पत्रिका त्रैमासिक थी, लखनऊ से प्रकाशित होती थी। वागार्थ पत्रिका पूछी जाती है, इसके संपादक हैं एकांत श्रीवास्तव। मासिक पत्रिका थी, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। और नया ज्ञानोदय, यह भी परीक्षा में पूछा गया। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया द्वारा लिखा संपादित होती थी, मासिक पत्रिका थी और इधर दिल्ली से संपादित होती थी, यानी प्रकाशित होती थी। तो ये 4-5 पत्रिकाओं के बारे में जो हमने आपको बताया है, आप इसे भी याद रखें, यहाँ पे आपकी परीक्षा में पूछा सकता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह पत्रिका, आलोचना पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित हुआ करती थी। आगे बढ़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संपादक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? क्या नेशनल हेराल्ड? नेशनल हेराल्ड की सूची जारी होती है, आपने पढ़ा होगा, सुर्खियों में था यह अखबार। दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड। मित्रों सही जवाब हो जाएगा इसका नेशनल हेराल्ड। अब इसके जो संपादक थे आपको बता ही दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र कहें, आज़ादी के बाद जब हमारे देश में अपना एक प्रतिनिधित्व हम लोग हासिल किया हमारे देशवासियों ने, तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यानी कि आप उनके पीढ़ियों में देखें तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुई, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए। वर्तमान में आप देखेंगे राजीव गांधी के बाद कोई उनके खानदान का या उनके परिवार का प्रधानमंत्री नहीं बना है, बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को राजनीति देखते हैं। और उनके जो इंदिरा गांधी के दूसरे सुपुत्र हैं वरुण गांधी जो और मेनका गांधी उनकी माता जी हैं। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, ये
आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से बिलोंग करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपके प्रदेश के, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति क्या थी, इन सारी जानकारियों को हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर इतिहास की, ज्योग्राफी की सारी क्लासेस इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई जाती है कि आप सब कुछ याद कर डालेंगे एक ही बार में। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो पढ़ाने का तरीका है आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। फिलहाल मित्रों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका के संस्थापक रहे हैं। तो आप आगे, और हाँ, इसकी जो स्थापना कब हुई तो 1938 में, आप इसे भी याद रखें 1938। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा मुझे विस्मृत हो गया था, सन बताना आवश्यक हो जाता है आप लोगों के लिए। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप इसे भी जरूर याद रखें, सितंबर माह में, है ना, सितंबर माह में 1938 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई थी। आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है कि नहीं आपको? चलिए, रानी केतकी की जो कहानी है उसके लेखक कौन है मित्रों? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये बालकृष्ण भट्ट हैं, इंसा अल्लाह खां हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। मित्रों हम जानेंगे सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म था वो हुआ तो 3 जून को। 3 जून को हुआ था कब? 1844 में, यानी 1844 में हुआ था इनका जन्म। किसका? बालकृष्ण भट्ट जी का। और 20 जुलाई 1914 को यह पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार थे। और इनके जो आप देखेंगे नाटक भी हैं, निबंध भी हैं। तो नाटककार, निबंधकार, उपन्यासकार और पत्रकार, ये सारे कार थे। इन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। अब देखिए आप, इंसा अल्लाह खां जो थी, इंसा अल्लाह खां, इनका जन्म कहें तो आप 1756 में इनका जो जन्म हुआ, और मृत्यु इनकी 1817 में हो जाती थी। 1756 से 1817 तक इनका जीवन काल रहा है। और हिंदी के साहित्यकार एवं उर्दू के कवि थे। इन्होंने ही लिखा था रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी को एक और नाम दिया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा वह कौन सा नाम था। रानी केतकी की कहानी दूसरा नाम क्या था? और आप देखिए लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। तो इनके बारे में जान लिया। अब रामवृक्ष बेनीपुरी जी, रामवृक्ष बेनीपुरी यहाँ पर दिए गए हैं। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1899, यानी 1 वर्ष बाद और पैदा होते तो ये 1900 में जन्म लिए होते, लेकिन 1899 हुआ था। 7 सितंबर 1968 में ये दिवंगत हो जाते हैं। शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार थे। उपन्यास देखें इन्होंने क्या क्या लिखे हैं। उपन्यास में लोग पतितों के देश में, आम्रपाली और भी लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट वो मैं बता रही हूँ। पत्तों के देश में लिखा था उन्होंने 1930 में, फिर आम्रपाली को लिखा था। रेखा चित्र, बहुत प्रसिद्ध रेखा चित्र इनका एक माटी की मूर्ति नेट चारा के पाठ्यक्रम में शामिल, उसमें 12 लोगों के बारे में बताया उन्होंने अपने जीवन काल जिनसे वो प्रभावित रहे हैं। उसके अलावा इनका है जयप्रकाश, नेत्रदान, सीता की माँ, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब, शेक्सपियर के गांव में, नींव की ईंट, ये सारी रचनाएं आपका रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा इंसा अल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर बी। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है वो इंसा अल्लाह खां जी हैं। आप इसे देख लीजिए। अब आगे बढ़िए, बहुत टाइम आपको नहीं देना क्योंकि हमने व्याख्या सारी कर ही दिया और आंसर आपको बता ही दिया। तो अब क्वेश्चन पर टिक कर क्या करना। अब प्रेमचंद्र ने सन 1930 से किस पत्रिका का आरंभ किया था? किस पत्रिका? देखिए प्रेमचंद्र जी ने, आप देखें किस पत्रिका का संपादन किसने किया। सबसे पहले देखिए सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका का इसका प्रारंभ जो है वह तो 1900 से हो जाता है। और इसको जो प्रथम संपादक थे वह थे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, यानी यह प्रारंभ हुई जनवरी 1900 से। जनवरी 1900 से यह पत्रिका आपकी प्रारंभ होती है। आप देखें कि चिंतामणि घोष ने इस पत्रिका की स्थापना की थी, लेकिन प्रथम जो संपादक थे वह जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। लेकिन सबसे प्रभावी संपादक में जिसका नाम आता है वह द्विवेदी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही प्रभावी संपादक रहे। इन्होंने निराला जी की रचनाओं को छापने से इनकार कर दिया था, अपने पत्रिका में स्थान देने से मना कर दिया था। उन्हें केचुआ छंद, रबर छंद इत्यादि उपनामों से बोधित किया था। तो ऐसे थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1907 में इस पत्रिका के संपादक बनते हैं। कब बनते हैं? 1907 में बनते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे धर्मवीर जो पत्रिका दी गई, धर्मवीर पत्रिका के बारे में। धर्मयुग है। धर्मवीर युग पत्रिका के संपादक जो है धर्मवीर भारती है। तो दोनों का नाम मिलता जुलता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है।
धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया था धर्मवीर भारती ने। इसको नाम को याद करना बहुत आसान होगा आपके लिए। किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। यह साप्ताहिक पत्रिका थी और टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा मुंबई से प्रकाशित होती थी। आगे बढ़े आप। हंस पत्रिका जो मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्हें आप कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा दिल्ली से प्रकाशित होती थी। यह मासिक पत्रिका थी और इनका जब जीवन काल खत्म समाप्ति हुई तो प्रकाशन बंद हो गया था। तो इनका जो इनके पुत्र थे अमृत राय ने, इन्होंने कुछ वर्षों तक इसका प्रकाशन किया। फिर जब वह भी प्रकाशन बंद कर देते हैं तो अब आप देखेंगे कि राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव वही जो मन्नू भंडारी के पति हैं, 1986 से 2013 तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। और इसके अलावा महात्मा गांधी और कन्हैया लाल मणिक मुंशी जी जो थे वो 2 वर्ष तक संपादक मंडल में भी थे। तो ये रहे आपके प्रेमचंद जी से संबंधित हंस पत्रिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखेंगे आप सारिका पत्रिका। सारिका जो पत्रिका है वह हिंदी की मासिक पत्रिका है, पूर्णतः गद्य साहित्य कहानी विधा के लिए। किसके लिए है मित्रों? यह कहानी विधा के लिए समर्पित पत्रिका थी सारिका। यह भी प्रश्न बन सकता है, पूर्णतः कहानी विधा के लिए समर्पित पत्रिका कौन सी थी? तो आपकी सारिका थी। और सारिका जो थी वो टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित होती थी। इसके संपादक जो थे वो कमलेश्वर थे, है ना। चलिए आगे बढ़े। इस प्रश्न का जवाब आपको दिया मैंने कि नहीं दिया? चलिए दे दिया है, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। हंस पत्रिका का संपादन किया करते थे मुंशी प्रेमचंद जी। राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था मित्रों? आप प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान से पढ़े तत्पश्चात जवाब दें। क्या 1963 में, 1967 में, 1945 या फिर 1949 में? मित्रों इसका जो जवाब हो जाएगा 1963 में। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1963 में पारित किया गया था। आपको ये जवाब देना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में छाप देंगे इसको कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आगे प्रश्न है आपके लिए महाप्राण जो विशेषण है, विशेषण यानी कि जो विशेषता बताने के लिए बोधक शब्द होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो महाप्राण नामक जो विशेषण वह किसके लिए उपयोग किया जाता है? आप बताएं क्या प्रयोग किया जाता है? वह जैनेन्द्र के लिए या फिर प्रसाद के लिए, महादेव वर्मा या फिर निराला के लिए? मित्रों जैनेन्द्र के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जैनेन्द्र क्या थे? वो 2 जनवरी 1905 में जन्मे थे और 24 दिसंबर 1988 में उनकी मृत्यु जाती है। इन्हें साहित्य अकादमी और पद्म भूषण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, ये दोनों ही पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं हमारे जैनेन्द्र महोदय। अब आप आगे बढ़िए और पढ़िए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को जो जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 में हुआ था। 26 मार्च 1907। 1907 में आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म हुआ था ना मित्रों। कुछ लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी में कन्फ्यूज जाते हैं। आप सोचिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बन गए थे, जबकि आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका जन्म ही 1907 में हुआ था। इन दोनों में कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे तो कन्फ्यूजन सारे खत्म हो जाएंगे आपके। महादेवी वर्मा 1907 में जन्मी, 11 सितंबर और 1987 को यह पंचतत्व में विलीन हो जाती हैं। छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ थे, 4 प्रमुख स्तंभ थे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, निराला यानी कौन थे आपको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद महादेवी वर्मा। ये 4 लोग जो थे वह छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, तो उसमें यह भी शामिल थे आपके महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अभी हमने पीछे के प्रश्न में इनको कवर किया है। अब आपके प्रसाद जी, प्रसाद हैं जिसे आप जयशंकर प्रसाद के नाम जानते हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रसाद जी का पूरा नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक लिखा, ध्रुव, शामली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तमाम नाटक लिखे। इनका जन्म जो हो जाता है वो 30 जनवरी 1889 को। कब होता है मित्रों? 30 जनवरी 1889 को। कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। मृत्यु उनकी 15 नवंबर 1937 में होती है। विशेष रचना इनकी आप याद रखें, यदि जो बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है तो कामायनी पूछी जाती है। कामायनी का प्रकाशन हुआ था 1936 में। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? सर्ग 15 हैं। सर्गों के नाम भी ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने पिछले जो प्रश्न पत्र अपलोड किए हैं, आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट तमाम अपलोड किए हैं क्लासेस, उन सभी में चीज़ों को कवर किया। आप जाकर के देखिए, हमारे चैनल पर आपके लिए सारे सीरीज बनाए गए। आप निराला जी जो हैं, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पूरा नाम इनका क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी। इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1899 में। 1899 में भी आपने पीछे देखा था और किसी का भी जन्म हुआ था। किसका हुआ था? इन्हीं का हुआ था। 15 अक्टूबर 1961 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और यह हमने अभी बताया था आपको, छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख थे। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
इसके अलावा भी इन्होंने बिलेश्वर बकरियाँ, वह तोड़ती पत्थर, भिखारी आदि जो रचनाएं लिखी हैं, वह चल रहा लटुकिया टेक, इस प्रकार की पंक्तियां हैं उसकी। वह तोड़ती पत्थर देखा तो मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर, यह प्रसिद्ध रचना रही इनकी। ये तमाम रचनाएं उन्होंने की थी। किसने की थी? निराला जी ने की थी। निराला का जीवन जो है वो संघर्ष में रहा था। इनके पूरे परिवार समझ लीजिए तरीके से समाप्त हो गया था, काल के गाल में समा गया था। फिर भी ये साहित्य के लिए हमारे अपना अमूल्य योगदान देते रहे निराला जी। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए आप। विश्व इतिहास की झलक या किसकी रचना से पूछा जाए तो क्या यह महात्मा गांधी की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की? मित्रों, महात्मा गांधी जो है इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे आत्मकथा लिखा था इन्होंने, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा था इन सत्य के प्रयोग, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, इनकी रचनाएं हैं। यानी 5 प्रमुख रचनाएं इनकी प्राप्त हो जाती हैं महात्मा गांधी जी के। फिर नेहरू जी ने लिखा था विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज। भारत की खोज जो है वो एनसीईआरटी के 12th के पाठ्यक्रम में शामिल है। भारत की खोज तो आप अवश्य ही पढ़ें उसे, क्योंकि अभी केवीएस की परीक्षा हुई थी हाल ही में, तो उससे प्रश्न बने थे। यदि आप मूल किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो आजकल जो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, मूल किताबों को पढ़े बिना आप सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप उसे जरूर पढ़ें। तो भारत की खोज इन्होंने लिखा था। अब आपको सुभाष चंद्र बोस जी थे, आप उन्हें जानते हैं, सदी के नायक थे। उन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। 1897 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु आज तक पता नहीं चल पाया क्योंकि विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के थे। इन्होंने क्या क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा था गीत नया गाता हूँ। क्या लिखा था? गीत नया गाता हूँ। बहुत ही धाकड़ नेता थे। गीत नया गाता हूँ। उसके अलावा उन्होंने लिख दिया था आओ फिर से दिया जलाएं, ऊंचाई मौत से ठन गई, दूर कहीं कोई रोता है। ये सारी रचनाएं आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं। आगे बढ़ेंगे, इस प्रश्न का जवाब आपको देख के तब आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व इतिहास की जो झलक नामक रचना है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। इनमें से एक धूमिल है मित्रों, ये भूमि नहीं है, धूमिल है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। धूमिल की रचना नहीं है। आपको बताना है नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना है। धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे। धूमिल इनका उपनाम था। कल सुनना मुझे, भूरी भूरी खाक धूल, सुदामा पांडे का प्रजातन, संसद से सड़क तक। मित्रों, ये जो तीनों रचनाएं हैं, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, यह तीनों रचनाएं जो हैं वह सुदामा पांडे जी के, धूमिल जी की हैं। भूरी भूरी खाक धूल जो है वह मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध और रचना है, वह कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। अब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुक्तिबोध की रचना है ये, भूरी भूरी खाक धूल। बाकी तीनों जो है आपके संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, ये सारी रचना आपको सुदामा पांडे धूमिल जी के हैं। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग, हाँ मित्रों आप बताएं। देखिए, हरिऔध जो है वो कौन है? हरिऔध लेखक माने जाते हैं ये प्रिय प्रवास के। अब प्रिय प्रवास लिखा कब था इन्होंने? तो 1914 में लिख दिया था। आप इसके सन को भी याद रखें। प्रिय प्रवास को लिखा था 1914। इसका नाम चुपते चौपते चोखे चौपते, ये सब रचनाएं उनकी हैं आपके हरिऔध जी की। हरिऔध का पूरा नाम क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इनका जन्म हुआ था 1865 में, आजमगढ़ में हुआ था। खुसरो का पूरा नाम आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अमीर खुसरो के नाम से आप इन्हें जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1253 में। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, ये सब बहुत प्रसिद्ध हैं। और आप देखिए, स्वामी प्राणनाथ, ये जो है स्वामी प्राणनाथ जो थे वो छत्रसाल के गुरु थे और प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक थे। यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब है आप उसे दें और आगे बढ़ें। प्रश्न का जवाब हो जाएगा खुसरो, यानी अमीर खुसरो को खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कहा जाता है। इन्होंने खुद को हिंदुस्तान की तूती कहा है। यानी हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाएगा? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। यह रहा हमारे चुनिंदा प्रश्नों का संकलन, जो कि हमने बता दिया आपको। ओल्ड प्रीवियस ईयर, पुराने प्रश्न पत्रों का एक संकलन है और यह सीरीज हमने आज से ही प्रारंभ की है। तो आप इससे जुड़े और अपने मित्रों तक इसे शेयर करें। कैसी लगी आपको यह क्लास आप ज़रूर बताएं हमें। यदि आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारी क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल पर पधारें। उसके लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और वीडियो करना होगा लाइक
साथ ही साथ क्लास को कर दीजिए अब शेयर, ताकि आपके और जो इष्ट मित्र हैं उनको भी इस क्लास के बारे में पता चले, उस सेशन से भरपूर लाभ उठा सके। हमारी मेहनत का जो पारिश्रमिक आपको देना है वो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप देखेंगे हिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हमारे चैनल पर चल रही है, करंट अफेयर, जीके, जीएस सारी क्लासेस अवेलेबल है यहाँ पर, तो आप अवश्य ही आएँ। एक बार आप देखेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल, सारे जो स्टडी मटेरियल है उपलब्ध हो जाएंगे। कैसी लगी आपको क्लास आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें, हमारे साथ में आगे बढ़ते रहें। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।